आज अटल जी की 101वीं जयंती है और हमें उनका वो कथन याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि आप दोस्तों को बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसियों को नहीं। जिस बांग्लादेश को भारत ने साल 1971 के युद्ध में पाकिस्तान से आजादी दिलाई थी, उस बांग्लादेश के साथ आज भारत के रिश्ते नाजुक मोड़ पर हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार और भारत विरोधी भावनाओं के बीच बड़ा सवाल यही है कि बांग्लादेश अब किस ओर जाएगा। यह सवाल आज और महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है क्योंकि आज ही 17 वर्षों के बाद तारिक रहमान की बांग्लादेश में घर वापसी हुई है। 60 साल के तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। 17 साल पहले 2008 में जब तारिक रहमान बांग्लादेश छोड़कर लंदन गए थे, तब उन पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप थे। यह भी कहा जाता है कि उस वक्त तारिक रहमान ने बांग्लादेश से बाहर निकलने के लिए सेना की मदद ली थी। उन्होंने उस वक्त की कार्यवाहक सरकार को एक शपथ पत्र सौंपा जिसमें यह गारंटी दी गई कि वो बांग्लादेश की राजनीति में वापस कभी नहीं लौटेंगे। इस शपथ पत्र को बांग्लादेश ने आज तक संभाल कर रखा है। लेकिन सोचिए, अब इसका क्या फायदा? तारिक रहमान ने अपनी कसम को तोड़ दिया है। वो न सिर्फ 17 साल बाद अपने परिवार के साथ लंदन से बांग्लादेश वापस लौट आए हैं, बल्कि अब उन्हें प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। अगर बांग्लादेश में सब कुछ सही रहता है और 12 फरवरी 2026 को संसदीय चुनाव कराए जाते हैं, तो इन चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तारिक रहमान ही होंगे। आज भी जब तारिक रहमान अपने परिवार के साथ बांग्लादेश की राजधानी ढाका लौटे, तब 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उनका स्वागत किया। तारिक रहमान ने अपनी वतन वापसी को पिक्चर परफेक्ट दिखाने के लिए बांग्लादेश की जमीन को छूकर नमन किया। अपने देश की मिट्टी को अपनी मुट्ठी में बंद करके अपने समर्थकों का जोश बढ़ाया। आप इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इसे समय का ही चक्र कहेंगे कि आज जिस जगह तारिक रहमान खड़े हैं, उस जगह 17 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना खड़ी थी। साल 2008 में जब तारिक रहमान ने बांग्लादेश छोड़ा, तब शेख हसीना को बांग्लादेश की सेना और कार्यवाहक सरकार दोनों का समर्थन मिला था। इसी समर्थन से शेख हसीना 2009 से 2024 तक लगातार 15 साल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। लेकिन अब यह स्थिति पूरी तरह बदल गई है। अब शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं है। तारिक रहमान 17 वर्षों के बाद लंदन से बांग्लादेश लौट आए हैं। ऐसा इसलिए भी मुमकिन हो पाया क्योंकि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने तारिक रहमान पर दर्ज कई मुकदमों को वापस ले लिया और उन्हें एक नया राजनीतिक जीवन दान दिया। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश की राजनीति अब तक 2 परिवारों के हवाले रही है। इनमें शेख हसीना का परिवार मुजीबवाद पर चला और खालिदा जिया का परिवार जियावाद पर चला है। यहां मुजीबवाद का मतलब बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीब रहमान से है और जियावाद का मतलब जनरल जियाउर रहमान से है। 26 मार्च 1971 को जब शेख मुजीब ने बांग्लादेश की आजादी का ऐलान किया था, तब इसकी घोषणा जियाउर रहमान ने ही की थी। यह वो दौर था जब बांग्लादेश की राजनीति में जियावाद का प्रवेश नहीं हुआ था। इसकी पहली झलक 1975 के बाद देखी गई, जब सेना के कुछ अधिकारियों ने शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की हत्या करवा दी। उस वक्त शेख हसीना यूरोप में थी, इसीलिए उनकी जान बच गई। लेकिन यहां से बांग्लादेश की राजनीति में एक नया टर्निंग पॉइंट आया। जियाउर रहमान बांग्लादेश की सत्ता का केंद्र बन गए और बाद में उन्होंने सेना से अलग होकर बीएनपी नाम की पार्टी बना ली। 1991 में जियाउर रहमान की पत्नी खालिदा जिया पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी और कहते हैं कि इस सरकार में जिस नेता का सबसे ज्यादा दखल था, वो नेता खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ही थे। उस जमाने में तारिक रहमान को बांग्लादेश की राजनीति का क्राउन प्रिंस कहा जाता था, जिन्हें खालिदा जिया के बाद बांग्लादेश की सत्ता मिलनी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आप ये भी कह सकते हैं कि तारिक रहमान ने 3 दशकों तक बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा है और आज जब वो बांग्लादेश वापस लौटे हैं, तब उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी दिख रही है। आज भी तारिक रहमान ने अपने 17 मिनट के भाषण में यही कहा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर की तरह उनके पास भी बांग्लादेश के भविष्य के लिए एक सपना है, एक योजना है और वो इसे सबके साथ पूरा करना चाहते हैं।
तारिक रहमान कह तो यही रहे हैं कि वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलेंगे और वो बांग्लादेश का भला करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में ये सारे शब्द हर नेता के शब्दकोश में होते हैं और इन शब्दों से किसी भी नेता की मंशा और मानसिकता को सही रूप में नहीं समझा जा सकता। तारिक रहमान को समझना है तो हमें यह देखना होगा कि उन्होंने पहले किस तरह की राजनीति की है। 2001 से 2006 के बीच जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री खालिदा जिया थी, तब इस सरकार में तारिक रहमान को असली पावर सेंटर माना जाता था। यह भी आरोप लगते हैं कि उस सरकार में तारिक रहमान ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ संपर्क रखा, जिसे बांग्लादेश ने अपने लिए खतरा माना था। उसी सरकार में तारिक रहमान ने कट्टरपंथी ताकतों और आतंकवादी समूहों को बढ़ावा दिया। जिस जमाते इस्लामी ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया था, उस जमाते इस्लामी को तारिक रहमान से पूरी मदद मिली। खालिदा जिया की सरकार में तारिक रहमान के दखल के कारण जमाते इस्लामी की हिंदू विरोधी गतिविधियों को नजरअंदाज किया गया और बीएनपी के राज में बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। 1992 में जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, तब बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार थी और तारिक रहमान का इस सरकार पर अच्छा खासा प्रभाव था। उस दौर में भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर 4000 से ज्यादा हमले हुए और कई हिंदू मंदिरों को आग लगा दी गई। कई हिंदू मोहल्लों को रातों रात खाली करा लिया गया। उस वक्त खालिदा जिया और उनके बेटे तारिक रहमान पर यह आरोप लगा कि उन्होंने जानबूझकर हिंदुओं के खिलाफ इस नफरती हिंसा को रोका नहीं और जमाते इस्लामी जैसे संगठनों को खुली छूट दी गई ताकि वो हिंदुओं को निशाना बना सके। 2001 से 2006 के बीच भी हिंदुओं के खिलाफ कई हिंसक घटनाएं हुई, जिन पर अमेरिका से लेकर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम को बंद नहीं किया गया। 2001 के संसदीय चुनावों में जिन हिंदुओं ने शेख हसीना की आवामी लीग को अपना वोट दिया था, उन हिंदुओं के घरों को तब आग लगा दी गई थी और कई हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। इसके बाद सबसे बड़ी हिंसा तब भड़की जब 17 अगस्त 2005 को 63 जिलों में 300 से ज्यादा जगहों पर आधे घंटे के भीतर करीब 500 बम धमाके किए गए। इसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन ने ली थी, लेकिन तब भी खालिदा जिया की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, या यूं कहिए कि तारिक रहमान पर आरोप था कि वो हिंसा फैलाने वाली ताकतों का समर्थन कर रहे थे। तारिक रहमान पर यह भी आरोप लगता है कि उन्होंने उस दौर में भारत विरोधी भावनाओं को काफी भड़काया था और इस दौरान भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच कुछ सैन्य संघर्ष भी हुए थे। इनमें अप्रैल 2001 में मेघालय और असम की सीमा पर भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच झड़पें हुई थी, जिनमें भारत के 16 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच हालात काफी तनावपूर्ण बने रहे। अगर बहुत दूर न भी जाएं तो पिछले साल जब जनवरी 2024 में बांग्लादेश में इंडिया आउट अभियान चलाया गया था, तब तारिक रहमान पर यह आरोप लगे थे कि वो खुद इसका समर्थन कर रहा है। इसके अलावा अगस्त 2024 में जब शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ, तब 11 अगस्त को ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि तारिक रहमान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारियों से मुलाकात कर रहा है और इसके लिए वो लंदन से मिडिल ईस्ट के किसी देश में भी गए थे। ये बात सही है कि तारिक रहमान आजकल अपने भाषणों में ये कहते हैं कि उन्हें दिल्ली और रावलपिंडी से पहले बांग्लादेश का ख्याल है, लेकिन सिर्फ इस बयान के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि वो भारत के लिए अच्छे साबित होंगे। यहां असल में सवाल तो यह होना चाहिए कि मोहम्मद यूनुस और तारिक रहमान में भारत के लिए ज्यादा बुरा कौन है और भारत कैसे बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों में तनाव कम कर सकता है। वैसे तारिक रहमान के लिए घर वापसी की तरह सत्ता वापसी भी आसान नहीं होगी। बांग्लादेश में इस वक्त हालात इतने खराब हैं कि वहां हिंसा का दौर थमता नहीं दिख रहा। एक दिन पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अज्ञात लोगों ने पेट्रोल बम से हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और आज ढाका यूनिवर्सिटी की मधुर कैंटीन में तोड़फोड़ की गई। इसका संबंध 1971 के लिबरेशन वॉर से माना जाता है। आप तस्वीरें देखिए। जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं, तब 50 से ज्यादा देशों में सैन्य संघर्ष चल रहा है। जब अकेले इस साल 66 देशों में आतंकवादी हमले हुए हैं, जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध लगातार चल रहा है, जब गाजा में अब तक 70,669 लोग मारे जा चुके हैं और जब पूरी दुनिया एक अजीब तरह के डर, दहशत, अस्थिरता के माहौल से गुजर रही है, तब आज
क्रिसमस के मौके पर हम आपको 1914 के क्रिसमस ट्रूस के बारे में बताना चाहते हैं। ये 111 साल पुरानी वो घटना है जो आज भी युद्ध, हिंसा, आतंकवाद, जुल्म, संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ने वाली इस दुनिया को इंसानियत का असली मतलब समझाती है। साल 1914 में जब पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, तब हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि यह युद्ध क्रिसमस से पहले खत्म हो जाएगा। यह उम्मीद शुरुआती महीनों में बरकरार रही, लेकिन जब भीषण सर्दियां आईं और जब पश्चिमी मोर्चे की खाइयां कीचड़, खून और मौत से भरने लगी, तब इतिहास का एक अद्भुत और लगभग अविश्वसनीय पल सामने आया। इसी क्षण को क्रिसमस ट्रूस कहा गया, जिसका मतलब था क्रिसमस के वक्त हुआ अस्थायी संघर्ष विराम। इस युद्ध में ब्रिटेन और जर्मनी की सेनाएं आमने सामने थी और यह युद्ध ट्रेंचेस में लड़ा जा रहा था। ट्रेंचेस का मतलब जमीन को खोदकर बनाई गई ऐसी जगह, ऐसे गड्ढे से होता है जिनमें छिपकर दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे पर हमला और अपना बचाव करते हैं। इस दौरान हर सैनिक को पता होता था कि अगर वो अपने ट्रेंच से, अपने गड्ढे से बाहर निकला तो सामने के गड्ढे से दुश्मन देश की गोलियां उसे छलनी कर देंगी। इस डर से दोनों देशों के सैनिक अपनी अपनी ट्रेंच में छिपकर युद्ध लड़ने को मजबूर थे और उन्हें ऐसा लगता था कि वो वहां फंस कर रह गए। लेकिन क्रिसमस से एक दिन पहले 24 दिसंबर की रात को कुछ अलग हुआ। उस रात जर्मन सैनिकों के ट्रेंचेस से गानों की आवाज चारों ओर गूंजने लगी और ये सैनिक इन ट्रेंचेस में क्रिसमस का जश्न मनाने लगे। इस उत्सव का शोर सुनकर ब्रिटिश सैनिकों ने भी तालियां बजाईं और जवाब में उन्होंने भी द फर्स्ट नोल गाना गाया। यह वो पल था जब पहली बार युद्ध को भूलकर जर्मनी और ब्रिटेन के सैनिक बिना किसी आदेश, बिना किसी समझौते अपने ट्रेंचेस से बाहर निकले। उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया, खाना बांटा, अपने मृत साथियों को सम्मान पूर्वक दफनाया और यहां तक कि नो मैन्स लैंड में फुटबॉल का मैच भी खेला। यह अघोषित संघर्ष विराम अगले दिन तक लागू रहा और इस दौरान पूरी दुनिया ने यह समझा कि कोई भी इंसान युद्ध और संघर्ष को कभी नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग और ताकतें इस युद्ध को पूरी दुनिया पर थोपती हैं। उस वक्त भी 1914 का पहला विश्व युद्ध क्रिसमस के त्योहार के साथ खत्म हो सकता था, लेकिन तब ब्रिटेन और जर्मनी में बैठे प्रभावशाली लोगों ने यह सोचा कि अगर ये तमाम सैनिक दुश्मन को इंसान समझने लगे तो वो लड़ेंगे कैसे। इसी के बाद इन सैनिकों पर सख्ती हुई और यह पहला विश्व युद्ध 1918 तक लड़ा गया। और यह पूरी कहानी हमने आपको इसीलिए बताई ताकि युद्ध, हिंसा और संघर्ष से जूझती दुनिया आज क्रिसमस के मौके पर इस क्रिसमस ट्रूस से कुछ सीख ले और यह भी सोचा जाए कि दुनिया को आज तीसरे विश्व युद्ध की नहीं बल्कि शांति की, संवेदना की, मानवता की जरूरत है। हालांकि इस दुनिया का कड़वा सच यह है कि शांति कोई नहीं चाहता और इसीलिए नहीं चाहता क्योंकि शांति में व्यापार और पैसा नहीं है। आज दुनिया में जितने संघर्ष होंगे, जितनी हिंसा होगी, उतने हथियार बिकेंगे और आंकड़े कहते हैं कि हर युद्ध और हर संघर्ष पैसा छापने की एक मशीन होता है। आज पूरी दुनिया में शांति को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन सच यह है कि इसी दुनिया में आज हथियारों पर हर साल 243 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यहां हम आपसे एक और बात यह कहना चाहते हैं कि दुनिया में आधे से ज्यादा संघर्षों का कारण धर्म और उससे जुड़ी कट्टरता है। इंसानों ने धर्म को जिस तरीके से समझा उसे ही अपने लिए एक लकीर मान लिया, जबकि कोई भी धर्म लकीर में रहने वाली नहीं होता है। सभी धर्म लकीरों से परे इतने लचीले होते हैं कि वक्त उन्हें एक नया नजरिया और इतिहास देता है और यह सभी धर्मों में है। उदाहरण के लिए आज के दिन 25 दिसंबर को इसीलिए पूरी दुनिया क्रिसमस मनाती है क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। लेकिन हकीकत यह है कि बाइबल में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। न तो बाइबल में ईसा मसीह के जन्म को लेकर किसी निश्चित तारीख का जिक्र है और न ही इसमें कहीं भी संकेत मिलता है कि ईसा मसीह का जन्म दिसंबर महीने में हुआ या 25 दिसंबर को हुआ। ज्यादातर पुस्तकों, लेखों और रिसर्च पेपर्स में यही बताया गया है कि 25 दिसंबर की तारीख का संबंध रोमन साम्राज्य और पेगन त्योहारों से था। ये वो त्योहार थे जिनमें प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा, मौसम या कई अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। उस समय रोमन साम्राज्य में 25 दिसंबर के आसपास कई पेगन त्योहार मनाए जाते थे
और इनमें भी 25 दिसंबर को सूर्य देवता के जन्म का उत्सव मनाया जाता था। उस दौर में सूर्य पूजा बहुत प्रचलित थी और कुछ विद्वानों का मानना है कि ईसा मसीह के अनुयायियों ने जानबूझकर 25 दिसंबर को उनके जन्म की तारीख माना ताकि दुनिया में लोगों को पेगन उत्सवों से दूर करके ईसा मसीह की ओर लाया जा सके। कई पुस्तकों में और भी अलग अलग तर्क दिए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से इतिहास ने यही माना है कि 25 दिसंबर की तिथि का ईसा मसीह के जन्म से कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन सोचिए, क्या आज बहुत सारे लोगों को यह बात पता होगी या वो इस बात पर विश्वास भी करेंगे? क्रिसमस पर आप सांता क्लॉज के बारे में काफी सुनते होंगे। हमारे देश के अलग अलग शहरों में आजकल सांता क्लॉज को लेकर विवाद भी हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांता क्लॉज का ईसाई धर्म और ईसा मसीह से सीधा कोई संबंध नहीं है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार सांता क्लॉज का संबंध आज के तुर्की से था, जो 4वीं सदी में मायरा क्षेत्र के बिशप हुआ करते थे। उस वक्त उन्हें सेंट निकोलस कहा जाता था और मान्यता है कि सेंट निकोलस का जन्म काफी धनी परिवार में हुआ था। लेकिन जब एक महामारी में उनके पिता और माता की मृत्यु हो गई, तब सेंट निकोलस ने अपनी धन दौलत से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की। यह भी माना जाता है कि एक बार एक पिता गरीबी के कारण अपनी 3 बेटियों को बेचने वाला था और ये बात जब सेंट निकोलस को पता चली तो उन्होंने बोरियों में सोने के सिक्के भरकर उस गरीब पिता के घर पर छोड़ दिए। इसी दयालु भाव के कारण उनकी कहानियां दूसरे देशों में फैली और डच लोगों के खास उच्चारण के कारण सेंट निकोलस को सांता क्लॉज कहा जाने लगा। इसके अलावा सांता क्लॉज को क्रिसमस से जोड़ने की परंपरा 150 से 200 साल पहले अमेरिका से शुरू हुई। अमेरिका में सांता क्लॉज को लेकर एक रचना लिखी गई जिसका शीर्षक था द नाइट बिफोर क्रिसमस। इसी कविता ने लोगों के दिमाग में सांता क्लॉज की एक छवि बनाई। हालांकि आज जिस लाल कपड़े, सफेद दाढ़ी और हंसमुख चेहरे वाले सांता क्लॉज को पूरी दुनिया जानती है, उसकी आधुनिक छवि को लोकप्रिय बनाने में कोका कोला कंपनी की बड़ी भूमिका है। 1930 के दशक से पहले सांता क्लॉज को अलग अलग रंगों और रूपों में दिखाया जाता था, लेकिन 1931 में कोका कोला ने अपने विज्ञापनों के लिए कलाकार हैडन सनब्लॉम के लिए से एक नया सांता क्लॉज बनाया, जो लाल कोट, सफेद फर, मोटे शरीर और दोस्ताना मुस्कान के साथ दिखाए गए। धीरे धीरे यही रूप पूरी दुनिया में सांता क्लॉज की स्टैंडर्ड पहचान बन गया और आज जब हम सांता क्लॉज के बारे में सोचते हैं तो अनजाने में ही कोका कोला द्वारा गढ़ी गई वही लाल पोशाक वाली छवि मन में आती है और हम चारों ओर इसी रूप में सांता क्लॉज को देखते हैं। लेकिन सोचिए, जो लोग इन बातों के बारे में जानते नहीं हैं वो इसे विवाद का विषय बना लेते हैं और आज भी हमारे देश में क्रिसमस के मौके पर सांता क्लॉज को लेकर विवाद हुआ है और हम मानते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब अंग्रेजों के 200 सालों के शासन के बाद भी भारत की संस्कृति मिटी नहीं, तब अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि भारत में क्रिसमस का त्योहार मनाने से हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा, तो ये सोच पूरी तरह गलत है। दुनिया में त्योहारों की सॉफ्ट पावर को क्रिसमस से बेहतर कोई नहीं बता सकता। आज दुनिया के 160 देशों में क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है और इनमें कई देश ऐसे हैं जहां ईसाइयों की आबादी 10% से भी कम है। लेकिन क्रिसमस का प्रभाव ऐसा है कि हर देश खुद को इस पर्व के साथ जोड़ता है। हर साल क्रिसमस पर 225 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, जो पाकिस्तान जैसे 9 देशों की कुल जीडीपी के बराबर है। अकेले अमेरिका में हर साल क्रिसमस पर 90 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जो 70 देशों की जीडीपी से ज्यादा है। आज दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में क्रिसमस के मौके पर सार्वजनिक अवकाश होता है और दुनिया में सबसे ज्यादा 230 करोड़ लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे पूरी दुनिया में इस बार क्रिसमस का त्योहार मनाया गया और इन तस्वीरों से आपको क्रिसमस की सॉफ्ट पावर का पता चलेगा। आज क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के कैथीड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन की मॉर्निंग प्रेयर और कैरल्स में शामिल हुए। यहां कैरल्स का मतलब उन भक्ति गीतों से होता है जो क्रिसमस के अवसर पर
ईसा मसीह को लेकर गाए जाते हैं। दिल्ली के बिशप डॉक्टर पॉल स्वरूप ने खुद इस मॉर्निंग सर्विस की अध्यक्षता की और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी विशेष रूप से प्रार्थना की। आप सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। We warmly welcome you all and wish everyone a blessed and joyous Christmas. और हम आपके लिए आज खास तौर से कुछ क्रिसमस कैरल्स लाए हैं। पिछले कुछ सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियमित रूप से ईसाई समुदाय से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। 2023 में जब ईस्टर के मौके पर दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तब भी प्रधानमंत्री मोदी इसका हिस्सा बने थे। इसके अलावा 2023 में ही क्रिसमस के मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया था। 2024 में उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के घर पर डिनर और साथ ही कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया था और इस बार भी वो क्रिसमस के मौके पर दिल्ली के एक चर्च की मॉर्निंग सर्विस में शामिल हुए। इससे ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी का भारत के ईसाई समुदाय के साथ नियमित संपर्क और एक अलग सहभागिता लगातार बनी हुई है। हालांकि ये तस्वीरें इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हमारे देश में कई नेता हिंदू कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी के शामिल होने पर आपत्ति जताते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया, जब विपक्षी दलों ने उनकी आलोचना की। हमारे ही देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो प्रधानमंत्री मोदी को हिंदुओं का प्रधानमंत्री बताता है, लेकिन हकीकत में यह सब राजनीति के लिए होता है। भारत के स्वभाव में सभी धर्मों का विश्वास शामिल है और जब प्रधानमंत्री मोदी मंदिर जाते हैं, क्रिसमस पर चर्च जाते हैं, ईद पर मुसलमान भाइयों को बधाई देते हैं और सिखों के त्योहारों पर पगड़ी पहनकर गुरुद्वारे जाते हैं, तब वो भारत के संविधान को पूरी दुनिया में परिभाषित कर रहे होते हैं। लेकिन राजनीति में कई बार सिर्फ वोटों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर जाना कई पार्टियों को परेशान कर जाता है। वैसे ये वही राजनीति है जिसमें अल्पसंख्यकों की बात आने पर सबसे ज्यादा हल्ला केवल मुस्लिम समुदाय को लेकर होता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि इस देश में ईसाई भी इसी अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों की आबादी लगभग 20 करोड़ है, जबकि ईसाई धर्म की आबादी हमारे देश में केवल 3 करोड़ 30 लाख है। 1951 में भारत में 9.8% मुसलमान थे, जो 2011 में 14.2% हो गए। लेकिन इसी समय अवधि में ईसाइयों की आबादी 2.3% से 2.3% ही रही और इसमें कोई बदलाव नहीं आया। भारत में कुल 3 राज्य ऐसे हैं जो ईसाई बहुल हैं। इनमें नागालैंड में 87.9%, मिजोरम में 87.2% और मेघालय में 74.6% आबादी ईसाई धर्म के लोगों की है। उत्तर पूर्व के बाद गोवा में सबसे अधिक 25.1%, केरल में 18.4%, तमिलनाडु में 6.1%, झारखंड में 4.3%, उड़ीसा में 2.8% और छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में लगभग 2% लोग ईसाई धर्म से हैं। ये आंकड़े इस कहानी को भी बयां करते हैं कि हमारे देश में जिस तरह मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति होती है, वैसी राजनीति ईसाई वोट बैंक या दूसरे अल्पसंख्यकों के वोटों को लेकर नहीं होती। और शायद यही कारण है कि कोई नेता मस्जिद जाए या इफ्तार पार्टी में मुस्लिम टोपी लगाए, उस पर खूब विवाद होता है। और इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी भी किसी मंदिर जाएं तो इसे भी हिंदू आउटरीच के चश्मे से देखा जाता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी चर्च जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं या किसी जैन मंदिर, किसी बौद्ध मठ की यात्रा करते हैं, तो उस पर उतनी चर्चा नहीं होती और कोई इसे क्रिश्चियन आउटरीच के तौर पर नहीं देखता। आज अटल जी की 101वीं जयंती है।
अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका कांग्रेस से कभी कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन अटल जी का बेंचमार्क सिर्फ इस वजह से नहीं है। हम इसीलिए आज आपको अटल सूत्र समझाने जा रहे हैं, जो वास्तव में भारत को समझने का सूत्र है। लेकिन उसके पहले बता दें कि अटल जी की 101वीं जन्म जयंती पर दिल्ली में उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री ने आज ही लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भी उद्घाटन किया। 65 एकड़ में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल में अटल बिहारी वाजपेयी, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जनसंघ के विचारक दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट की कांस्य प्रतिमाएं लगी हैं। इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल में 6300 स्क्वायर मीटर में म्यूजियम और 3000 लोगों की क्षमता का एम्पी थिएटर है। कमल के आकार में बने इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल की क्षमता 2 लाख लोगों की है। जिस जगह पर यह राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना है, वहां कभी कूड़े का पहाड़ हुआ करता था, लेकिन बीजेपी की विचारधारा को गढ़ने वाले 3 सबसे बड़े नायकों को याद कराने वाला यह राष्ट्र प्रेरणा स्थल अब वजूद में आया है और इसकी लागत 230 करोड़ रुपए है। अटल जी का व्यक्तित्व विराट था। वाणी में मानो सरस्वती विराजती थी और इसीलिए उनके भाषणों में दर्शन का पुट होता था। कवि हृदय प्रधानमंत्री के तौर पर उन जैसा उदाहरण कोई दूसरा नहीं। लेकिन सवाल है कि अटल कैसे बने, किन परिस्थितियों ने उन्हें गढ़ा और फिर उन्होंने किस तरह परिस्थितियों को गढ़ा, यह सब खुली किताब की तरह है। मैंने भारत को समझने वाले अटल सूत्र की बात की है, तो पहला अटल सूत्र क्या है? हम मानते हैं कि पहला अटल सूत्र है विचार। सोचिए, जिस दौर में अटल जी ने सार्वजनिक जीवन में कदम रखा, उस दौर में राजनीति कांग्रेस से शुरू होती थी और कांग्रेस पर ही खत्म हो जाती थी। लेकिन ये अटल जी के विचारों की दृढ़ता थी कि वो विपरीत धारा को चीरती हुई नौका की मानिंद बहते रहे, न डिगे न रुके। विचारों की यह स्पष्टता उनकी कविता में फूटी है, उनके भाषणों में गूंजी है। मैं शंकर का वह क्रोधा नल कर सकता, जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की यत्र प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा। सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट। कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। अटल जी के दृढ़ विचारों ने उनका तत्व तैयार किया। लेकिन व्यक्तित्व सिर्फ विचारों से नहीं बनती, लेकिन उनमें जब संघर्षों की चोट पड़ती है तो एक आकार का निर्माण होता है। तो दूसरा अटल सूत्र है संघर्ष। अटल का संघर्ष कितना तेजपूर्ण है, इसे आपातकाल में लिखी गई उनकी इस कविता से समझा जा सकता है। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून, भंग कर दिया संघ को कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून। मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित। कह दी कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। अटल जी में विचार था, संघर्ष की शक्ति थी, लेकिन कोई अटल बनता है शुद्धता से। तीसरा अटल सूत्र है शुद्ध राजनीति।
अटल जी ने शुद्ध राजनीति पर न सिर्फ भाषण दिए बल्कि उसे जीवन में उतारा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो तब मिला था जब उन्होंने 13 दिनों की सरकार संख्या बल के आगे गिर गई थी। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्या अटल जी 3 बार प्रधानमंत्री बने और 1 बार विदेश मंत्री बने। जीवन के अधिकतर समय विपक्ष की राजनीति करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता में थे तो उन्होंने दिखाया कि सुशासन क्या होता है। इसीलिए चौथा अटल सूत्र है जन सरोकार से जन सरकार। आज परमाणु क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी शांति कानून बना है। लेकिन सोचिए 1998 में गठबंधन सरकार चला रहे अटल जी ने कैसे पोखरण परमाणु विस्फोट कर दुनिया को हैरान किया था। परमाणु विस्फोट का परिणाम अटल जी को मालूम था, जो उन्होंने प्रतिबंधों के तौर पर झेला भी, लेकिन राष्ट्रहित से कैसा डिगना। अटल जी कहा करते थे, हम मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। उनकी लाहौर बस यात्रा की चर्चा आज तक होती है, लेकिन 1999 में लाहौर बस कूटनीति का जवाब जब पाकिस्तान ने करगिल के धोखे से दिया तो उसका जवाब भी अटल के पास था। करगिल संघर्ष में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अगर अटल जी की योजनाओं की बात करें तो उनकी सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना से हाईवे निर्माण और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना से गांवों का कायाकल्प करने का विजन दिया। 6 से 14 साल के बच्चों की मुफ्त शिक्षा का अटल सरकार का सर्व शिक्षा अभियान गेम चेंजर साबित हुआ। घर घर संचार क्रांति अटल सरकार की देन है, क्योंकि टेलीकॉम क्षेत्र में उन्होंने अभूतपूर्व सुधार लागू किए। आज अटल जी की जयंती का ये दिन सुशासन के उत्सव का भी दिन है। लंबे समय तक देश में गरीबी हटाओ जैसे नारों को ही गवर्नेंस मान लिया गया था, लेकिन अटल जी ने सही मायने में सुशासन को जमीन पर उतारा। आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने अटल जी के सुशासन को याद किया और उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अटल जी को सिर्फ उनकी राजनीति से नहीं समझा जा सकता। अटल का कवि उनकी कहानी कहता है। अटल अपनी कविताओं की तरह अपने जीवन के दर्शन को गढ़ते हैं। इसीलिए 5वां अटल सूत्र है रपटीली राहों में जीवन का सारथी। मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी, अमर आग है, अमर आग है। ये हिमालय के वर्णन से शुरू होती है। उत्तर दिश में अजित दुर्ग सा जागरूक प्रहरी युग युग का, मूर्तिमंत स्थैर्य धीरता की प्रतिमा सा, अटल अडिग नगपत विशाल है। नभ की छाती को छूटा सा, कीर्ति पुंज सा, दिव्य दीपकों के प्रकाश में झिलमिल झिलमिल दीपित मां का पूज्य भाल है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्तित्व ध्रुव तारे जैसे होते हैं। उनका स्थान सबसे ऊंचा, सबसे चमकीला सदैव अडिग है। लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल के म्यूजियम में अटल पर क्या है, देखिए आज तक संवाददाता की ये रिपोर्ट। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं झलक दिखाने उस म्यूजियम की, जहां पर देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी की आपको एक तस्वीर दिखाई पड़ेगी। ये तस्वीर देखिए, क्या खूबसूरती से इसे पिरोया गया है। कदम मिलाकर
चलना होगा। जो बातें अटल बिहारी वाजपेयी ने कही वो बातें जो है यहाँ लिखी गई हैं। केवल इतना ही नहीं है, इधर दिखाइए एक बार, यहाँ पर आप देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी कर्तव्य के पुनीत पथ को हमने श्वेत से खींचा है, कभी कभी अपने अश्रु और प्राणों का अर्घ भी दिया है, किंतु अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं हैं। एक कवि के तौर पर भी अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन दर्शन रहा और उसके पश्चात इस तरह की जो चीजें हैं, पंक्तियां हैं, वो लिखी गई। पिछले 2 से 3 वर्षों का आंकड़ा देखें तो हमारे देश में तकरीबन हर साल करीब 4.5 लाख सड़क हादसे हुए हैं। सड़क दुर्घटनाओं की ये संख्या भारतीय सड़कों को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक बनाती है। सड़क यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए जितने भी प्रयास हुए हैं वो नाकाफी लगते हैं। देर रात कर्नाटक और तमिलनाडु में 2 बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई जिसमें करीब 18 लोग मारे गए और इन दोनों हादसों की वजह थी लापरवाही। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक बड़ा बस हादसा हुआ जिसमें 9 लोग जिंदा जल गए। यह हादसा जिस वक्त हुआ उस वक्त बस के यात्री सो रहे थे। यह स्लीपर बस बेंगलुरु से शिवमोगा जा रही थी। इसकी टक्कर डिवाइडर तोड़कर आ रहे एक ट्रक से हो गई थी। टक्कर के तुरंत बाद बस में आग लग गई थी। हादसे के वक्त बस में 32 लोग सवार थे, जिनमें से कुछ लोग बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन कुछ बदकिस्मत इस जलती हुई बस में फंसे रह गए। पुलिस के मुताबिक जिस ट्रक ने बस को टक्कर मारी थी उसके ड्राइवर को झपकी आ गई थी और इसी वजह से उसने ट्रक से अपना नियंत्रण खो दिया। इसी तरह का एक हादसा तमिलनाडु में त्रिची चेन्नई नेशनल हाईवे पर कडलोर में हुआ। राज्य परिवहन की बस का टायर फट गया जिसकी वजह से वो अनियंत्रित होकर दूसरी तरफ से आ रही 2 कारों से टकरा गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई जिसमें 3 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। अगर नियमों का पालन किया गया होता तो शायद ये हादसे नहीं होते। कर्नाटक के हादसे में ट्रक ड्राइवर को नींद आ रही थी और नींद में ही बस चलाने लगा। तमिलनाडु के हादसे में राज्य परिवहन की बस चालक को अपने बस के टायरों की स्थिति पता नहीं थी कि वो सही हालत में है या नहीं। अगर ये लापरवाहियां ना बरती गई होती तो शायद ये हादसे नहीं होते। अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए पहली बार जेन जी युवाओं ने कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। जयपुर में इन युवाओं ने हाथों में मशाल लेकर प्रदर्शन किया और खनन के लालच का विरोध करते हुए नकली नोट उड़ाए। अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए जैन जी युवा भी मैदान में उतर गए हैं। जयपुर में अरावली को बचाने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ है। बड़ी संख्या में युवाओं ने जयपुर की सड़कों पर मशाल जुलूस निकाला और नकली नोट उड़ाए। राजस्थान के ये जैन जी युवा लड़के लड़कियों ने जयपुर के रामबाग से अमर जवान ज्योति तक एक रैली निकाली जिसमें हर युवा के हाथ में एक मशाल थी और ये लोग अरावली पर दिए गए आदेश विरोधी नारे लगा रहे थे। मशाल जुलूस खत्म करने के बाद इन युवाओं ने कोर्ट ऑर्डर की कॉपी जलाकर अपना विरोध जताया। अपने इस विरोध प्रदर्शन में इन युवाओं ने प्रतीकात्मक रूप से नकली नोट जलाकर लालच के लिए अरावली की बलि देने का विरोध किया। ताइवान में कल शाम आए भूकंप की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। ताइवान में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका केंद्र ताइतुंग था। इस भूकंप के झटके ताइवान की राजधानी ताइपे में भी महसूस किए गए थे। पिछले साल भी ताइवान में जबरदस्त भूकंप आया था और उस भूकंप की तीव्रता 7.1 थी जिसमें जानमाल का काफी नुकसान हुआ था। 6.1 तीव्रता के भूकंप ने ताइवान के कई शहरों को हिला दिया। अलग अलग सुपरमार्केट की सीसीटीवी तस्वीरों से इस भूकंप का असर दिखा। ताइतुंग शहर में भूकंप के झटके इतने तेज थे कि वहां के एक सुपरमार्केट में शेल्फ में रखा सामान जमीन पर फैल गया। वहां मौजूद लोग बचने के लिए यहां वहां भागने लगे। हालांकि इस भूकंप से किसी बड़े नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है। बताया गया है कि भूकंप का केंद्र ताइतुंग काउंटी में करीब 12 किलोमीटर जमीन के नीचे था। इसीलिए भूकंप का सबसे बड़ा असर ताइतुंग में ही दिखा। पिछले साल ताइवान में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था और वो पिछले 25 वर्षों में आया सबसे ताकतवर भूकंप था। पिछली बार आए भूकंप ने बड़ा नुकसान किया था। उसकी वजह से 19 लोगों की मौत हो गई और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पिछले साल आए उस भूकंप की वजह से कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ था। ताइवान 2 टेक्टोनिक प्लेट्स पर बना है, इसीलिए यहां ज्यादा भूकंप आते हैं।